डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 102 हिंदी कविताएं खंड 4 इकाई 14 छायावदत्तर काल युग परिचय और प्रवृत्तियां के बारे में समझेंगे। इस इकाई को जानने से पहले हम इस इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता, समकालीन हिंदी कविता, 21वीं सदी की कविता और उसके सार बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इस इकाई को जानने से पहले हम इस इकाई की जो उद्देश्य है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो हम प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि और उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर सकेंगे, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में जान सकेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता की पृष्ठभूमि और उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख कर पाएंगे, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में जान पाएंगे, साथ ही समकालीन कविता की पृष्ठभूमि, उसकी प्रवृत्तियों और उसके प्रमुख कवियों के बारे में हम इस इकाई में जानेंगे। उद्देश्य के बाद इस इकाई की प्रस्तावना के बारे में हम जानेंगे। इस इकाई का नाम है छायावदत्तर काल और उसकी प्रवृत्तियां। तो छायावाद काल उसके बाद की ये प्रवृत्ति है। तो छायावाद के पहले कौन सा काल था और उसके पहले कौन सी प्रवृत्तियां थी? तो हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग तीनों की जानकारी प्राप्त की और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने बात की। तो इन तीनों की बात करने के बाद आज हम जिस युग की बात करेंगे उस युग का नाम है छायावदत्तर काल युग। तो इसके पहले के युग में जिन बातों की जिसकी चर्चा हमने की, जिन प्रवृत्तियों की चर्चा की, वह प्रवृत्तियां इस काल के अंदर नहीं देखी जा सकती। छायावदत्तर काल में जो प्रवृत्तियां देखी जा सकती है वह उन प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न है। तो सबसे पहले हम इस काल की प्रस्तावना को देख लेते हैं। तो छायावाद का समय सन 1918 ई से 1936 ई तक माना जाता है। छायावदत्तर काल हिंदी कविता से अभिप्राय छायावाद की कविता के बाद से है। इस काल की जो बात है वो छायावाद की नहीं है, उसके बाद की बात है, जिसमें प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता और समकालीन कविता नाम से विभाजन किए जाते हैं। इस काल की जो प्रवृत्ति है वह छायावाद काल से, द्विवेदी काल से और भारतेंदु काल से बिल्कुल अलग है। इस काल के अंदर हमें जिन चीज़ों की चर्चा करनी है, जिन लोगों की बात करनी है, जिन प्रमुख कवियों की बात करनी है, वे कवि किस युग के हैं, कौन सी प्रवृत्ति के हैं, उसकी बात करनी है। तो इस काल के अंदर हमें छायावाद के बाद की बात करनी है। तो इसके अंदर में प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता और समकालीन कविता और उनके कवियों की और उनके प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करनी है। तो अब हमें उनके समय पर भी एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो प्रगतिवाद का समय जो हम यहाँ देखते हैं, तो प्रगतिवाद का समय सन 1936 से 1943 ई तक माना जाता है। उसके बाद प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का जो समय है वह समय 1943 से 1953 ई तक माना जाता है। नई कविता का समय सन 1958 से 1970 तक का समय जो है वह नई कविता का समय है। समकालीन हिंदी कविता का समय सन 1970 से 2000 ई तक का माना जाता है। सन 2000 के बाद की कविताओं पर अभी तक किसी नामकरण पर स्वीकृति नहीं मिली है। बाकी सब प्रवृत्तियों का नामकरण और उसके समय निश्चित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक
अभी तक जो नई कविता है उसके बाद की जो प्रवृत्ति है, सन 2000 बाद की जो भी प्रवृत्ति है उसका अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अभी तक 21वीं सदी की हिंदी कविता के नाम से ही अभिहित किया जाता है। बाकी सभी का नामकरण हो चुका है, लेकिन 2000 की बाद की जो कविता है उनका नामकरण नहीं हुआ है, उन्हें अभी तक मात्र 21वीं सदी की हिंदी कविता के नाम से ही कहा जाता है। अब हमें जिस युग की बात करनी है वह है प्रगतिवादी युग। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने छायावाद की बात की, तो हमें प्रगतिवाद की बात इस लेक्चर में करनी है, उसके प्रमुख कवियों की बात करनी है, उसकी प्रवृत्तियों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम प्रगतिवादी कविता की पृष्ठभूमि के बारे में जान पाएंगे इस खंड के अंदर। उसके बाद प्रगतिवादी कविता से अभिप्राय हम इस खंड के अंदर जानेंगे, प्रगतिवादी कविता के प्रमुख कवि और प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां की जानकारी हम इसमें जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम प्रगतिवादी कविता की पृष्ठभूमि पर हम दृष्टि डालते हैं। तो प्रगतिवादी कविता का समय सन 1936 ई से सन 1943 ई तक का माना जाता है। भारत के प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ सन 1936 ई में मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें साहित्य का उद्देश्य विषय पर मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। इस अधिवेशन में प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र भी रखा गया। हिंदी की प्रगतिवादी कविता पूरी तरह से इस घोषणा पत्र पर आधारित नहीं है, किंतु इससे प्रभावित अवश्य है। तो हमने यहाँ पर उसकी प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि पर हमने दृष्टि डाली। आगे प्रगतिवादी कविता से अभिप्राय। प्रगतिवादी कविता क्या है? तो प्रगति का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, अग्रसर होना। हमने देखा पिछले लेक्चर में हमने भारतेंदु युग पर प्रकाश डाला, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला, उसके साथ हमने छायावाद युग और उसकी प्रवृत्तियों को भी हमने जाना और समझा। तो परिवर्तन हर युग में देखने को मिला है। जो प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में थी वह प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में नहीं थी, जो द्विवेदी युग में थी वह छायावाद में देखने को नहीं मिलती, और जो छायावाद में है वह प्रगतिवाद में देखने को नहीं मिलता है। तो निरंतर आगे बढ़ना, परिवर्तन होना और प्रत्येक युग की विशिष्टता रही है। तो प्रगति का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, अग्रसर होना। तो हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग सिर्फ इस अर्थ से ही नहीं है कि आगे बढ़ना और अग्रसर होना, बल्कि कई विद्वानों का मानना है कि जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद और मार्क्सवाद है, वही हिंदी साहित्य में के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अर्थात राजनीति के अंदर जो विचारधारा साम्यवाद और मार्क्सवाद में देखने को मिलती है, वही विचारधारा हिंदी के अंदर प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी कविता सामाजिक विसंगतियों और विकृतियों का विरोध करती है। जो प्रगतिवादी कवि है वो सारे कवि सामाजिक विसंगतियों और विकृतियों का विरोध करते हैं। साथ ही प्रगतिवादी कविता में कल्पनाशीलता, अलंकारिकता एवं अन्य कला पक्ष के आग्रह कम है। हमने देखा कि छायावाद में कल्पना की भरमार है। लोग अपना दुख दर्द अपने काव्य में कर रहे हैं, कल्पना को ही अपना माध्यम बना रहे हैं, लेकिन प्रगतिवादी काव्य धारा में वह एकदम अलग है। इसके अंदर यथार्थ को देखा जा सकता है। छायावादी युग में हमने कल्पना को प्रधानता देखी, वहाँ के कवि कल्पना को प्रधान रखते हैं, प्रकृति को प्रधान रखते हैं, अपने दुख दर्द अपने काव्य में लाते हैं, लेकिन प्रगतिवाद में वह ऐसा नहीं देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कविता में कल्पनाशीलता, अलंकारिकता एवं अन्य कला पक्ष के आग्रह कम है। यह काव्य श्रम की महत्ता को स्वीकार करता है। हमने देखा पिछली काव्य धारा में छायावाद के अंदर लोग अपनी कल्पना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने काव्य के अंदर अपने दुख सुख सारे व्यक्त अपनी काव्य में कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत तो प्रगतिवाद के अंदर ही देखा जा सकता है। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम को महत्व दिया है, अपनी हकीकत को अपने काव्य के अंदर प्रकट किया है। प्रगतिवादी कविता की दृष्टि यथार्थवादी रही है।
प्रगतिवाद के कवियों ने जो अपने काव्य में लिखा वो यथार्थ को लिखा है, किसी बात को घुमा फिरा कर उस पर चढ़ा बढ़ा कर या उसको अच्छा दिखाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में यथार्थ को प्रस्तुत किया है, जो देखा वो लिखा। तो ये सारी विशेषताएं प्रगतिवाद के अंदर देखी जा सकती है। अब प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन कौन है, यह हम देखते हैं कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन शास्त्री आदि का नाम लिया जा सकता है। कुछ अन्य कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा आदि की कविताओं में भी प्रगतिवादी कविता के तत्व देखने को मिलते हैं। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक युग की अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती है। हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ अलग थी, वेदिकालीन युग की प्रवृत्तियाँ अलग थी, छायावादोत्तर काल या छायावाद की प्रवृत्तियाँ अलग है। तो इस युग की भी हम जो अभी हम समझ रहे हैं वो छायावादोत्तर काल की बात कर रहे हैं। तो छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ अलग थी और इस युग की प्रवृत्तियाँ भी अलग अलग हैं। तो आइए हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले है सामाजिक यथार्थ दृष्टि। हमने देखा कि प्रगतिवादी कवि हमेशा यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर सामाजिक यथार्थ दृष्टि यानी समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई को प्रकट करने का काम प्रगतिवादी कवियों ने किया है। तो प्रगतिवादी कवि का प्रेरक कथ्य मार्क्सवादी चिंतन है, वह यथार्थ पर बल देता है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने में विश्वास करता है, चाहे वह कितना भी विभत्स क्यों ना हो, चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो। प्रगतिवादी कवि जो हमेशा सच को ही सामने रखता है, चाहे वो कितना भी खराब हो, कितना भी गंदा हो, उसका काम है सच्चाई को सामने लाना। इसलिए केदारनाथ अग्रवाल ने अपने काव्य में कहा है कि सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। अर्थात सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर यानी गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। तो यह हकीकत को प्रस्तुत किया है केदारनाथ अग्रवाल ने अपने काव्य के अंदर। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हो, जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा हकीकत को, यथार्थ को, सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक विषमता का विरोध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है प्रगतिवाद की, आर्थिक विषमता का विरोध। प्रगतिवादी कवि वर्गहीन समाज चाहता है। वो नहीं चाहता है कि एक सब अलग अलग हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो। प्रगतिवादी कवि चाहता है वर्गहीन समाज, इसके अंदर कोई ऊपर ना हो, कोई नीचे ना हो, कोई अच्छा ना हो, कोई बुरा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। वो चाहता है सब लोग समान हो। इसलिए प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विषय वस्तु शोषक शोषित वर्ग से संबंधित है। जब तक समाज में आर्थिक विषमता है तब तक वर्गहीन समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। प्रगतिवादी कवि स्पष्ट कहते हैं कि जब तक समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होंगे तब तक सही समाज की, अच्छे समाज की होना, अच्छा समाज का होना कभी संभव नहीं है। अगर समाज का अच्छा होना है, समाज को विकास करना है, उसकी वृद्धि करनी है, तो सबको एक समान होना जरूरी है। इसलिए निराला के अनुसार काव्य को प्रकट करते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। यहाँ पर निराला ने एक गुलाब की बात कही है। वो बताता है कि किस तरीके से गुलाब का जो फूल होता है उसे उगाने के लिए कितने सारे लोग उसके पीछे होते हैं, उसको कितना उसका ध्यान रखा जाता है। गुलाब को उगाने के लिए कितनी सारी खादें डाली जाती है, उसके पीछे माली कितनी मेहनत करता है, तब जाकर
वो गुलाब उगता है, लेकिन एक कुकुरमुत्ता जो पहाड़ों में ऐसे ही उग जाता है, उसे किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी के रखवाले की जरूरत नहीं पड़ती, उसे माली की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए निराला कुकुरमुत्ता और गुलाब दोनों की विषमता की बात करता है कि किस तरीके से दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। गुलाब को उगाने के लिए माली की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, उसके रखवाले की जरूरत पड़ती है, तब जाकर एक गुलाब उगता है। लेकिन एक कुकुरमुत्ता जिसकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उग जाता है। इसलिए कुकुरमुत्ता गुलाब को कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। मतलब उसको गुलाब को उगने के लिए बहुत सारे खाद की जरूरत पड़ती है, तब जाके गुलाब उगता है। और कुकुरमुत्ता को कोई किसी की खाद की जरूरत होती नहीं है। डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। यानी यहाँ पर निराला ने विषमता की बात कही है कि किस तरीके से विषमता है। और प्रगतिवादी कवि यही चाहते हैं कि अगर समाज का विकास जरूरी है, यदि समाज का विकास होना जरूरी है, तो उसके साथ साथ सभी लोगों का एक होना जरूरी है, सबके अंदर समानता होना जरूरी है। मात्र निराला नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपने काव्यों में, अपने रचनाओं के माध्यम से, चाहे फिर वो सवा सेर गेहूँ हो, चाहे वो कफन हो, चाहे वो गोदान हो, अपने अधिकतर रचनाओं के माध्यम से समानता की बात कही है। उनकी रचनाओं के अंदर हमें देखते हैं कि किस तरीके से असमानता होने के कारण, समाज के अंदर असमानता होने के कारण कैसी कैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। चाहे फिर वो गोदान का होरी हो, कफन का हीरा जोखू हो, या फिर ठाकुर का कुआ की गंगी हो, ये सारे लोग समाज के अंदर फैली हुई असमानता के कारण शोषण होता है इन लोगों का। लेकिन प्रगतिवादी कवि यही चाहते हैं कि अगर समाज के अंदर एक समानता आ जाए, तो जो ये शोषण हो रहा है, जो शोषित लोग गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो वो शोषण नहीं होगा। उसके लिए समानता होना जरूरी है। आगे प्रगतिवादी कवि ये बताते हैं कि ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ईश्वर और धर्म से मुक्त होने के लिए शोषित वर्ग में चेतना देने का प्रयास प्रगतिवादी कवियों ने किया है। प्रगतिवादी कवियों ने क्या किया है कि ईश्वर और धर्म से मुक्त होने के लिए, हमने देखा पिछले बहुत सारी प्रवृत्तियों में कवि धर्म के प्रति जाने को बोलते हैं, ईश्वर के शरण में जाने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रगतिवादी कवि उनका विरोध करते हैं और वे ये कहते हैं कि ईश्वर और धर्म से मुक्त होने के लिए शोषित वर्ग में चेतना देने का प्रयास प्रगतिवादी कवियों ने किया है कि ईश्वर और धर्म तो सब कुछ है, लेकिन अगर हमें समाज के अंदर कुछ करना है तो समाज के अंदर समानता होना जरूरी है, आर्थिक समानता होना जरूरी है और सच्चाई को सामने लाना, ये सारी बातें जरूरी है। तो उन लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम, गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम प्रगतिवादी कवियों ने किया है। प्रगतिवादी कवि ईश्वर और धर्म के पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं। जो प्रगतिवादी कवि है वो ईश्वर और धर्म के पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं। यदि ईश्वर है तो समानता क्यों नहीं। प्रगतिवादी कवि कहते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर ईश्वर है तो समानता क्यों नहीं है, क्यों सबसे अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। ईश्वर है तो सबको एक समान क्यों नहीं कर देता। ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्त की है। प्रगतिवादी कवियों ने ईश्वर के और धर्म के प्रति अनास्था व्यक्त की है। अब हम जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है सौंदर्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण, हम देखते हैं कि अलग अलग धाराओं में, अलग अलग युग में, अलग अलग समय में सभी लोगों ने, सभी कवियों ने, सभी विचारकों ने सौंदर्य की परिभाषा को अलग अलग रूप से कहा है।
हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में के प्रति देश के प्रति जो भावना थी उसकी बात की है, स्वतंत्रता की भावना की बात की है। द्विवेदी युग में आते हैं तो किसी और विश्वास की बात करते हैं, उन्होंने सौंदर्य की परिभाषा किसी और तरीके से दी है। छायावाद में आते हैं तो प्रकृति को ही सब कुछ माना है कि इस दुनिया में अगर किसी कोई सुंदर है, कोई सौंदर्य है तो वह क्या है, तो वह प्रकृति है। इसलिए सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर जो अगर सबसे सुंदर है तो वो क्या है, तो वो प्रकृति है। इसलिए वो कहते हैं कि छोड़ दुर्मोह की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरी बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। तो उन्होंने प्रकृति को सब कुछ माना है। वो चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो है प्रकृति है, सबसे सुंदर क्या है, तो स्त्री नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आभूषण, कुछ इस दुनिया के अंदर कुछ सुंदर नहीं है। अगर सबसे सुंदर है तो वो क्या है, वो प्रकृति है। लेकिन जब ये प्रवृत्तियां प्रगतिवाद में आती है तो प्रगतिवाद तो सौंदर्य की जो परिभाषा देता है वो सबसे अलग है। वो सौंदर्य की परिभाषा इस प्रकार देता है कि प्रगतिवादी कवि की सौंदर्य की दृष्टि परंपरागत रूप से भिन्न है, अलग है एकदम। प्रगतिवादी कवियों ने आमजन की सुंदरता को स्पष्ट किया है कि इस दुनिया के अंदर सबसे सुंदर है वो आमजन है, आम आदमी की बात कही है। सौंदर्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण के अंदर प्रगतिवादी कवियों ने आम आदमी की बात कही है कि सुंदर, इस दुनिया के सबसे सुंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे सुंदर क्या है, तो वह आम आदमी। तो किस प्रकार, कैसा आम आदमी, तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि निराला के अनुसार सौंदर्य क्या है। पंत की हमने बात की छायावाद के अंदर, लेकिन निराला प्रगतिवाद के अंदर सौंदर्य की बात किस तरीके से करते हैं, देखिए। वह तोड़ती पत्थर, यहाँ पर कवि ने एक स्त्री की बात कही है जो रोड के ऊपर गर्मी के अंदर रोड के बाजू में जो पत्थर होते हैं जो रोड को बनाने के लिए काम में आते हैं, वो बड़े पत्थरों को तोड़ रही है छोटा करने के लिए ताकि वो रोड के अंदर काम आए। तो वह स्त्री मजदूर जो पत्थर तोड़ रही है उसके सौंदर्य की बात कवि ने की है, निराला ने की है। देखते हैं हम इन पंक्तियों के माध्यम से कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर उस स्त्री को लेखक ने देखा, कवि ने देखा कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, मत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। कितनी सुंदर बात इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। उन्होंने एक स्त्री जो मजदूरी कर रही है उसके सौंदर्य की बात इस काव्य के अंदर लेखक ने कही है कि किस प्रकार एक मजदूर रोड में इतनी गर्मी में पत्थर तोड़ रही है, ना कोई यहाँ पर छाया है, ना कोई और छाया से बचने का कोई वस्तु, लेकिन एक जो स्त्री है, वो स्त्री जो मजदूरी कर रही है उसके सौंदर्य की बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्य में की है, प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार की है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है, अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि भारतेंदु युग के अंदर अलग विचारधाराएं थी, द्विवेदी युग के अंदर अलग विचारधाराएं थी, छायावाद के अंदर अलग विचारधारा थी। इसी प्रकार छायावादोत्तर काल के अंदर आज हमने प्रगतिवाद को देखा, उनके कवियों को देखा और उनकी विचारधाराओं को और उनकी प्रवृत्तियों के ऊपर हमने आज प्रकाश डाला। हम दूसरे लेक्चर के अंदर और भी अलग अलग बातें लेके आएंगे, अलग अलग विचारधारा लेके आएंगे। मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। स्वाध्याय
यहाँ